हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे 2024 का जो सेट बी है उसको हम सॉल्व करेंगे और साथ साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सभी को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रीड करने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चंस पर मूव करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है द डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, इस एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। सो डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स साइन लॉग ऑफ एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस, और लॉग एक्स हमारा ऐसे इज रहेगा। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, log x का, बिकॉज एंगल का भी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। अब इसको सॉल्व करेंगे cos log ऑफ x। अब यहाँ पर देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, तो ये आ जाएगा नीचे x। फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि हमारे पास 1 आ जाएगा। सो ये आएगा हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन cos log x डिवाइडेड बाय x। सो ऑप्शन से हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर टिप क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो भी आपको यहाँ पर गिवन है विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन गिवन है। क्योंकि कई बार क्या होता है, यहाँ पर अगर x गिवन है, y गिवन है, तो इसकी जगह पर कुछ अनदर आपको फंक्शन भी दे सकते हैं। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर डेरिवेटिव गिवन है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सेकेंड क्वेश्चन गिवन है द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस एक्स। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, कोस एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव गिवन है। और यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, बट इसमें हमें क्या गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू कोस एक्स। इट मीन्स यहाँ पर हमें किसी अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं, यहाँ पर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो ऐसे डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर देखो अब कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इस फंक्शन को हम क्या कर लेंगे, v फंक्शन मान लेंगे। मान लिया कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये क्या है, v। अब हमें क्या निकालना है, मान लिया ये हमारे पास क्या है, हमें निकालना था साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना था, तो इसको हम मान लेंगे u। तो हमें क्या करना है, इस u का v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। इट मीन्स हमें du बाई dv हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले हम u का डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर v का डेरिवेटिव निकाल देंगे हम x के रिस्पेक्ट में, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास dx से dx कैंसिल होके du बाई dv आ जाएगा। सो निकालेंगे सबसे पहले u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos ऑफ x। अब निकालेंगे v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, माइनस का साइन x। अब हमें निकालना है du बाय dv, तो डिवाइड कर देंगे cos x को, किससे डिवाइड कर देंगे, माइनस साइन x। डिवाइड करने पर देखो कोस बाय साइन किसकी फॉर्म होती है, कॉट की, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ एक्स। सो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस कॉट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी टिप आपकी क्या है कि आपको चेक करना है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, ये चीज आपको यहाँ पर चेक करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है e रेज टू द पावर एक्स, e raised to the power x secant x into 1 plus tangent x into dx। ये क्वेश्चन सेट ए में भी आया था, जो मैंने पिछला पेपर करवाया उसमें भी आया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले secant x को अंदर लेकर जाएंगे, e raised to the power x एज इट इज, ये हो जाएगा secant x प्लस secant x tangent x into dx। आप देखोगे किसकी फॉर्म है, इंटीग्रेशन e raised to the power x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू dx। ये फॉर्म हमारे पास किसके इक्वल होती है, e रेज टू द पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन हमारा इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये आपकी क्या रहेगी भी, टिप रहेगी, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये आपका फॉर्मूला है।
इसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। बट आप अगर शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो इजीली इसका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, एफ ऑफ एक्स हमारे पास सेकेंड एक्स है एंड एफ डैश एक्स हमारे पास सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ई रेज टू द पावर एक्स, इसका सॉल्यूशन हमारे पास आएगा e raised to the power x secant x प्लस c, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आएगा। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, find the value of integration minus pi by 2 to pi by 2 sin raised to the power 5x into dx is equals to। अब यहाँ पर देखो, ये हमें किस टाइप का फंक्शन गिवन है, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस टाइप का हमें गिवन है। तो जब भी हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले जो अंदर फंक्शन हमें गिवन है वो ओड है या इवन है, ये हमें चेक करना है। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये ओड है या इवन है। अगर ओड है तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास 0 आता है। अगर इवन है तो हम क्या करते हैं, इसके जो फॉर्मूलाज हैं उसको यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर चेक हमें करना है, साइन रेज टू द पावर 5 हमारा ओड है या फिर इवन है। इसको चेक कैसे करेंगे, माइनस एक्स की जगह पर माइनस एक्स करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अभी, यहाँ पर देखो साइन माइनस एक्स और इसकी पावर हमारे पास है 5। साइन माइनस हमारे पास क्या होता है, साइन माइनस एक्स, ये होता है हमारा माइनस साइन एक्स के इक्वल, और इसकी पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन रेज टू द पावर 5x। इट मीन्स यहाँ पर ये जो फंक्शन है हमारा कैसा भी ओड फंक्शन है। और यहाँ पर अगर आपका गिवन है माइनस ए टू ए ओड फंक्शन, अगर आपको गिवन है तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 होता है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, अभी 0 के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पर ये आपकी क्या है, ट्रिक है। ट्रिक क्या हुई आपकी, आपको जो भी फंक्शन गिवन है वो चेक करना है ओड है या इवन है। अगर ओड है तो डायरेक्टली हम उसको 0 के इक्वल मान सकते हैं, अगर इवन है देन आप उसको सॉल्व करके देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, एक सर्कल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर हमें शेडेड रीजन या फिर आप बोल सकते हो कि इस सर्कल के बीच में जो भी एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। आप देखो, सर्कल की इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, एच और ए की वैल्यू इस इक्वेशन में हमें क्या गिवन है भाई, 0 गिवन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और ये हमारा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। ये हमें गिवन है तो इट मीन्स हमें यहाँ पर एच क्या गिवन है, 0, के भी क्या गिवन है, 0 गिवन है, और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, √2, क्योंकि आर स्क्वायर अगर 2 के बराबर है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 के इक्वल हो जाएगी। अब देखो, कोई भी सर्कल है, मान लिया आप कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लेते हो, मान लिया ये हमारे पास सर्कल है और यहाँ पर हमारे पास √2 आ रहा है, ठीक है। तो √2 की हेल्प से आप इसको रेडियस मानकर कोई सर्कल ड्रॉ करते हो, तो इसके बीच का जो रीजन है वो क्या होता है, बेसिकली इस सर्कल का एरिया होता है। तो हमें क्या निकालना है, ये इनक्लोज्ड जो हमारे पास एरिया है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, जो कि हमें निकालना है। तो यहाँ पर ट्रिक क्या रहेगी आपकी, आपको क्या निकालना है अभी, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। सो पाई इंटू √2 इंटू √2 दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई। अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स आपका इसका आंसर हो जाएगा। और ट्रिक क्या रहेगी आपकी, पाई आर स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें निकालना है डिग्री और हमें ऑर्डर निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो देखो, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस पावर को सॉल्व करना होगा। तो इस क्वेश्चन की टिप क्या है कि सबसे आप
पहले आपको जो भी इक्वेशन गिवन है उसको कंप्लीट आपको एक पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सॉल्व इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ये काम है, उसके बाद आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने। तो होल स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर हम अप्लाई करेंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर ऑलरेडी है और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स रेज टू द पावर 4 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 10, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर देखो हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल डेरिवेटिव है और उसकी पावर 4 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा क्या रहेगा, सेकंड ऑर्डर रहेगा, और इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इट मीन्स ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हमारे पास कितनी हो जाएगी भी, यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 1। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर टिप क्या आपकी, आपको जो भी इक्वेशन गिवन है उसका पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद चेक कीजिए कि कोई ट्रांसेंडेंटल फॉर्म या फिर कोई फ्रैक्शन फॉर्म है या नहीं है, अगर है तो डिग्री वहां से नॉट डिफाइन हो जाएगी, अगर नहीं है तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है और उसकी पावर कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें गिवन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। हमें यहाँ पर इसका आईएफ निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये हमारे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्स से डिवाइड कर देंगे कंप्लीट इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाई एक्स। तो यहाँ पर आपके टिप क्या है कि आपको चेकआउट करना है, चेकआउट करो किस टाइप की इक्वेशन है, चेकआउट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर आप इक्वेशन बोल सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी किस टाइप की है। तो ये आपकी किस टाइप की इक्वेशन हो गई भाई, देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, और इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, आई एफ निकालते हैं, और आई एफ क्या होता है, ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो पी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -1/x, इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहीं पर कर लेते हैं इंटीग्रेशन, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू है -1/x इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस एज इट इज 1/x का इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ x। अब यहाँ पर देखो -1 इंटू log x है, तो माइनस पावर हमारी ऊपर चली जाएगी, जैसे हमारे पास m log n होता तो उसको हम क्या लिखते हैं, n की पावर m हम राइट करते हैं, इस फॉर्मूला का आप यहाँ पर यूज करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा e log x रेज टू द पावर -1, और e log की वैल्यू हमारे पास 1 होती है तो इसकी वैल्यू आएगी x की पावर -1, जिसको हम लिखते हैं 1/x। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x, जो कि हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें गिवन है, let the vectors a and b such that modulus of a is 3, modulus of b is √2/3, then इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये एक यूनिट वेक्टर है, इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, हमें यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, जब हमें दो वेक्टर गिवन है और यहाँ पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे ए क्रॉस बी, और इनका मॉडुलस किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ से हम अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या गिवन है, हमें यूनिट वेक्टर गिवन है, और जितने भी यूनिट वेक्टर हैं उन सभी का मॉडुलस हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और मॉडुलस ऑफ ए हमारे पास क्या है, 3 है, मॉडुलस ऑफ बी हमारे पास 2/3 है, और साइन थीटा हमें यहाँ पर निकालना है, 3 से 3 कैंसिल, √2 को इस साइड ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2, और साइन किस एंगल पर 1/√2 देता है, π/4, साइन 45 हमारे पास होता है 1/√2, तो थीटा हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 1/√2, सॉरी साइन π/4 हो जाएगा यहाँ पर,
ये हो जाएगा हमारे पास पाई/4। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बिकॉज पाई/4 रेंज में लाई करता है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई/4। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। देन हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपके कोई भी वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा जीरो है। अगर परपेंडिकुलर गिवन है देन भी ये ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल आपके इसी टाइप के होते हैं, उसमें कई वेक्टर होते हैं इस तरीके से, और इनमें से कोई भी दो वेक्टर उठा दिए जाते हैं और वो क्या है ऑर्थोगोनल है, वहां पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कुछ इस तरीके से आपका ऑर्थोगोनल होता है, तो वहां पर भी हम परपेंडिकुलर की ही ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है आपकी, ट्रिक आपकी इस क्वेश्चन की है ऑर्थोगोनल। अगर आपको गिवन है, सॉरी ऑर्थोगोनल अगर आपको गिवन है तो उसको आप एज ए परपेंडिकुलर अप्लाई करोगे। ठीक है, ऑर्थोगोनल इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये आपकी ट्रिक है। अगर ऑर्थोगोनल गिवन है देन भी आपको डॉट प्रोडक्ट जीरो माना है, परपेंडिकुलर गिवन है देन भी आपको यही माना है। तो इनका हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। सेम कोफिशिएंट के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। टू की मल्टीप्लीकेशन वन के साथ ही हो जाएगा हमारे पास टू, प्लस लैम्डा की मल्टीप्लीकेशन टू के साथ टू, लैम्डा प्लस थ्री की मल्टीप्लीकेशन वन के साथ थ्री, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो थ्री और टू हो जाएगा फाइव, टू लैम्डा इज इक्वल्स टू -5। उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -5/2। सो यही हमें निकालना था लैम्डा की वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें गिवन है द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इन स्पेस आर। कोई भी इक्वेशन है जो कि एक्स एक्सिस पर है तो उसमें वाई और जेड की वैल्यूज क्या होंगी। अगर आपकी थ्री डी इक्वेशन है, सॉरी थ्री डी प्लेन के अंदर अगर आप कोई भी एक्सिस ले रहे हो, मान लिया कोई इक्वेशन अगर एक्स एक्सिस पर है तो जो अदर आपके एक्सिस है वो क्या होंगे, जीरो होंगे। इट मीन्स वाई की वैल्यू जीरो होगी, वहां पर जेड की वैल्यू जीरो होगी। अगर वाई एक्सिस पर कोई इक्वेशन लाई करिए तो जेड की वैल्यू जीरो होगी, एक्स की वैल्यू जीरो होगी। अगर z पर अप्लाई कर रही है तो x और y दोनों ही जीरो होंगे। ये हमारे पास कंडीशन होती है थ्री डी प्लेन के अंदर, या फिर अगर आप टू डी भी ले रहे हो देन भी आपके पास यही कंडीशन होती है। सो एक्स एक्सिस पर इक्वेशन लाई कर रही है, इट मीन्स y और z उसमें जीरो है। सो यहाँ पर देखो y और z आपके डी ऑप्शन में जीरो है, सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Question number 11 है the probability of obtaining an even prime number on each die when a pair of dice is rolled। a pair of dice फेंका जाता है, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब हम दोनों पासों को फेंकते हैं तो दोनों पर इवन प्राइम नंबर आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं, वन से लेकर सिक्स तक। सिर्फ एक ही है जो कि हमारे पास क्या है, टू है। अब देखो फर्स्ट पर भी टू आना चाहिए और सेकंड पर भी क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। तो कंप्लीट जितने भी आपके पेयर बनेंगे इसके अंदर सैंपल स्पेस में आपके कितने पेयर बनेंगे, 36 पेयर आएंगे। उस 36 के सेट में ये जो पेयर है सिर्फ एक ही होगा, ये तो है नहीं कि दो तीन पेयर हमारे ऐसे होंगे, सिर्फ एक ही होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, मान लिया ये ए इवेंट था तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इनकी काउंटिंग कितनी है, वन है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना, ओनली एक है। और टोटल आउटकम आपके पास कितने हैं, 36। तो 1/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर ट्रिक आपकी क्या है, सबसे पहले आपको चेकआउट करना है कि आपको निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है। अब सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। A bag contains 5 red and 3 blue balls. 3 balls are drawn at random without replacement. The probability of getting exactly one red ball। यहाँ पर आपको क्या बोलना करेंगे, आपके पास यहाँ पर टोटल 8 बॉल्स हैं जिसमें 5 रेड हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं। अब इनमें से रैंडमली 3 उठानी है और जो कि रिप्लेसमेंट नहीं करनी है। मान लिया एक बॉल अगर रेड निकली है तो जो दूसरी बॉल है वो उसमें ऐड नहीं होगी रेड। अगर एक रेड निकल गई तो फिर उसके बाद जब हम दूसरी बॉल निकाले तो वहां पर ओनली 4 रेड बॉल है, वो एक वहां से हटा दी जाती, वो इंक्लूड नहीं करी जाती, जो कि यहाँ पर मेंशन है विदाउट रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन रेड बॉल, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उनमें से एक बॉल जो है वो रेड होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल बॉल हमारी
जो निकल रही है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर क्या है, सेलेक्टेड चीज है, तो यहाँ पर देखो हमें सेलेक्ट करना है। एक चीज यहाँ पर देखो, ट्रिक हमारी क्या है, सिलेक्शन हमें गिवन है। क्या गिवन है भाई, सिलेक्शन हमें गिवन है। और जब भी सिलेक्शन गिवन हो तो हम क्या यूज करते हैं, एनसीआर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितनी है भाई, 8 बॉल है, और उनमें से हमें निकालनी कितनी है, 3 बॉल है। इट मीन्स यहाँ पर हमें उनमें से 3 सेलेक्ट करनी है। तो इसका हम क्या निकाल देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल देंगे। तो इसका सैंपल स्पेस आप बोल सकते हो कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर आपके पास ये निकल जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 8 - 3 5 फैक्टोरियल, that is equals to 8 - 7 sorry 8 multiply 7 multiply 6 multiply 5 divided by 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 2 फैक्टोरियल 2 × 1 होता, तो 2 × 3 इज 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 8 7 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 56। इट मीन्स जो आपका सैंपल स्पेस बनेगा वो आपका कितना बनेगा भाई, 56 बनेगा। एन ऑफ एस दैट इज इक्वल टू 56। टोटल आउटकम आपके कितने हैं, यहाँ पर 56 आउटकम आप मान सकते हो। अब 56 में से हमें चेक करना है कि जो एक आउटकम है वो हमारी रेड बॉल होनी चाहिए। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर फिर से हमें क्या करना होगा, सिलेक्शन हमें निकालना है कि इन 8 जो हम 3 बॉल निकाल रहे हैं उनमें से हमारे पास एक बॉल कैसी होनी चाहिए भी, रेड होनी चाहिए। मान लिया एक अगर हमारी रेड है तो 2 कैसे हो सकते हैं भी, ब्लू कलर की हो सकती हैं। तो उनकी प्रोबेबिलिटी हम फिर से कैसे निकालेंगे, सिलेक्शन की हेल्प से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, देखो 5C1, 5 में से हम एक सेलेक्ट करें कि 5 रेड बॉल में से एक रेड बॉल हमारे पास आ जाए, मल्टीप्लाई करेंगे फिर जो 3 बॉल है उनमें से हमारे पास 2 ब्लू कलर की बॉल आ जाए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल देंगे। देखो इसका नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल डिवाइड 5 - 1 करेंगे 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। ये यहाँ पर फैक्टोरियल है, तो 5 का फैक्टोरियल खोलेंगे 5 × 4 मल्टीप्लाई 3C2 खोलेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 - 2 हो जाएगा 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल खोल देंगे 3 × 2 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3, ये हो जाएगा हमारे पास 15। तो यहाँ पर देखो फेवरेबल आउटकम आपके कितने आए, 15। तो यहाँ पर देखो इसको मान लो एन ऑफ एफ, टोटल फेवरेबल आउटकम आपके हैं 15 और टोटल आउटकम है आपके 56। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, मान लिया ये इवेंट आपका एफ है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भी, 15 डिवाइडेड बाय 56 आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और ट्रिक आपकी क्या है, सिलेक्शन आपको यहाँ पर गिवन है, तो सिलेक्शन के लिए आप यहाँ पर किसका यूज करोगे, कॉम्बिनेशन का यूज करोगे। अगर सिलेक्शन नहीं गिवन है देन आप यहाँ पर परमुटेशन भी यूज कर सकते हो। उसमें ट्रिक क्या है कि अगर आपको विद और विदाउट गिवन है रिप्लेसमेंट, ऐसे क्वेश्चन में आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट। हमें रिप्लेसमेंट के साथ निकालना है, तो यहाँ पर भी क्या एक तरीके से सिलेक्शन हमें गिवन है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर क्वीन, यहाँ पर हमें देखो प्रॉपरली बोल दिया गया कि दोनों के दोनों हमारे क्वीन होने चाहिए। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एक क्वीन का निकाल कर दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, टोटल क्वीन के कार्ड कितने होते हैं भाई, 4 4 कार्ड होते हैं सभी के। तो टोटल क्वीन आपके पास कितनी होंगी, 4, और टोटल कार्ड कितने 52। तो प्रोबेबिलिटी एक क्वीन कार्ड की कितनी हो जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी 4/52 दैट इज इक्वल्स टू 1/13। अब यहाँ पर एक की हमारे पास ये है, तो यहाँ पर अगर दोनों के हमें निकालनी है तो हम कैसे निकाल देंगे भाई, मान लिया क्वीन का निकाल रहे हैं तो क्वीन इंटू क्वीन कर देंगे, पी ऑफ क्यू इंटू पी ऑफ क्यू। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर दोनों क्वीन है, यहाँ पर हमें विद रिप्लेसमेंट गिवन है, देन हम इन दोनों की ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/13 1/13 दैट इज इक्वल्स टू 1/169। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर यहाँ पर आपको विदाउट रिप्लेसमेंट बोल दिया जाता तो हम कैसे निकालते, एक क्वीन का हमारे पास क्या हो जाता 4/52 और दूसरे का हमारे पास क्या होता 3/51, क्योंकि यहाँ से एक कार्ड हमारा
एक क्वीन के लिए ऑलरेडी कम हो जाता, तो फेवरेबल आउटकम में भी कम होता वो और टोटल आउटकम में भी कम होता। तो इस तरीके से आपको निकालनी पड़ती अगर आपको विदाउट रिप्लेसमेंट अगर गिवन है, बट यहाँ पर हमें विद रिप्लेसमेंट गिवन है, देन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। तो विद और विदाउट का आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें गिवन है n be the set of natural number and the function f such that n to n be defined by f of n is equals to 2n plus 3 for all n belongs to n f is। हमें यहाँ पर चेक करना कि फंक्शन हमारा किस टाइप का है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा कैसा फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा वन वन होते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले देखो ट्रिक आपकी क्या, ट्रिक क्या है, डोमेन और कोडोमेन आपको सबसे पहले चेक करनी है। अगर आपको डोमेन कोडोमेन का नहीं पता देन आप इन क्वेश्चंस की ओर मत जाओ, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एन अगर आपके पास 2n+3 है, तो यहाँ पर अगर n की जगह n1 n2 अप्लाई करते हो या फिर x1 x2 आप अप्लाई करते हो, तो आपके पास अगर आप लेकर चलोगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, देन आप यहाँ पर प्रूव कर सकते हो x1 इज इक्वल्स टू x2। तो ये वन वन हमारे पास है, इट मीन्स की इंजेक्टिव फंक्शन तो है। बट अगर आप सब्जेक्टिव की बात करोगे तो एफ ऑफ एक्स को y लोगे तो ये हो जाएगा 2n+3। एन की जगह अगर आप x भी मान लेते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y-3 इज इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी y-3/2। अब यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे y की, तो यहाँ पर जरूर नहीं है कि सभी x आपके नेचुरल नंबर आएंगे, बहुत सी वैल्यू ऐसे आएंगी जो कि रेशनल होंगी, जो कि आपके इसके डोमेन में लाई नहीं करेंगे। इट मीन्स की ये नहीं होगा। तो फंक्शन कैसा होगा, सिर्फ आपका इंजेक्टिव फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 हमें गिवन है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x हमें फाइंड आउट करनी है। सो डोमेन हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हमें चेक करना होता है x की वैल्यूज क्या क्या होंगी कि x कहाँ से कहाँ तक आपका लाई करता है। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स हमें गिवन है, तो एक हमारे पास यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला होता है, डोमेन का फॉर्मूला होता है कि जो डोमेन है साइन इनवर्स x अगर हमें गिवन है, इस तरीके से अगर हमें फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पर x क्या होता है हमारा -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है हमेशा। बट यहाँ पर हमें x की जगह पर क्या गिवन है भाई, 2x गिवन है। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह पर ले लूँ 2x, तो यहाँ पर मान लिया मैंने ये कोई फंक्शन है भाई u दैट इज इक्वल्स टू 2x हमें गिवन है। तो यहाँ पर ये जो u है ये कैसा होगा भाई, लेस देन इक्वल टू -1 होगा और सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू +1 होगा। तो यहाँ पर u की जगह 2x पुट करेंगे, -1 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए होगा, ये वाला x हमें चाहिए, तभी हम इसके डोमेन निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, -1/2 ये हो जाएगा 2x/2 और ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 एंड लेस देन इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, -1/2 से लेकर 1/2 हमारा इसका डोमेन का इंटरवल हो जाएगा। जो x की वैल्यूज होती है हमारे पास वो क्या होती है, डोमेन होती है, और जो y की वैल्यूज होती है वो हमारे पास किस में लाई करती है भी, कोडोमेन में लाई करती है। तो यहाँ पर आपके पास ट्रिक क्या होगी, डोमेन के लिए ट्रिक क्या है कि आपको एक्स चेक करना है कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। अगर आपको कोडोमेन निकालना है देन आपको चेक करना है किसके लिए, वाई कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। ये स्पेशली आप अगर वाई निकाल रहे हो तो वो आपका रेंज के लिए होगा, कोडोमेन के लिए बहुत कम दिया जाता है, बट रेंज के लिए हमेशा आपको वाई ही निकालना है। बट रेंज से आइडिया हो जाता है कि आपकी कोडोमेन क्या हो सकती है। सो इसमें आपका ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विच विद एंट्रीज 0 एंड 2। ये क्वेश्चन ए पार्ट में भी आपके पास आया था, जिसमें यहाँ पर देखो 0 2 है, उसमें 0 2 इस तरीके से गिवन था, सिर्फ यही डिफरेंस था, सेम क्वेश्चन था। तो वहां पर आपका आंसर क्या था, 2 raised to the power 9 दैट इज इक्वल्स टू 512। सो ऑप्शन डी यहाँ पर भी हमारा करेक्ट होगा। और ये हमने कैसे किया था उसके लिए आप पार्ट ए चेक कीजिएगा, इसमें मैंने कंप्लीट मेथड बताया था कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसके लिए ट्रिक क्या है वो मैंने पिछले पार्ट में दी हुई है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है,
मॉडुलस ऑफ x2 18x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस। अगर इक्वल है देन x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये दोनों मैट्रिक्सेस होते तो डायरेक्ट हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट कर देते, बट यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ये मैट्रिक्सेस के डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे भी, सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को। ट्रिक क्या रहेगी, सॉल्व डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करेंगे इसकी इसकी मल्टीप्लीकेशन, इसकी इसकी मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 36 इक्वल टू, अब यहाँ पर 6 इंटू 6 दैट इज 36, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास 36 हो जाएगा, दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, एक्स का स्क्वायर हटाएंगे दैट इज कन्वर्ट टू in square root, this is equals to 36, x is equals to प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव 6। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, देन आपके जो भी आपका डिटरमिनेंट है वो एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व कर दो और वैल्यू निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। Let A be a non-singular square matrix of order 3 cross 3, then determinant of adjoint A is equals to। अब यहाँ पर देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है, बेसिकली आप उसको ट्रिक भी मान सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस वन, या फिर आप ले सकते हो ए रेज टू द पावर n माइनस वन भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना है, और यहाँ पर एन क्या होता है, एन होता है हमारे पास ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3 क्रॉस 3 है, तो एन की वैल्यू है 3। सो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास हो जाएगा ए रेज टू द पावर 3 माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमारा इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर हमें ए और आर चेक करना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट यहाँ पर हमें दो लाइंस गिवन है, जो कि हमें गिवन है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस, x प्लस वन बाई टू, वाई माइनस टू बाई फाइव, जेड प्लस थ्री बाई फोर एंड x माइनस वन बाई वन, वाई प्लस टू बाई टू इज इक्वल्स टू जेड माइनस थ्री बाई थ्री माइनस थ्री इज 90। हमें बोला गया इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन सी, जो कि हमने सेकंड फॉर्म की थी वन शॉट के अंदर, जो हमने वेक्टर का वन शॉट किया था उसके अंदर हमने यहाँ पर की थी इसकी सेकंड फॉर्म, जो हमारे पास ये थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, वो आप चेक कर लीजिएगा वन शॉट के अंदर, और वन शॉट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इक्वेशन क्या हमें गिवन थी, उसमें x माइनस एक्स वन बाई ए वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई बी वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाई सी वन। एक इक्वेशन हमारी ये थी, और सेकेंड इक्वेशन मान लिया हमारे पास क्या है, x माइनस एक्स टू बाई ए टू, वाई माइनस वाई टू बाई बी टू एंड इक्वल टू जेड माइनस जेड टू बाई सी टू। ये हमें गिवन थी तो इक्वेशन, तो इनके बीच का जो एंगल है वो हम कैसे फाइंड आउट करते थे, cos theta is equals to modulus of a1 a2 plus b1 b2 प्लस c1 c2, और फिर नीचे इन दोनों के अलग अलग हम मॉडुलस निकाल कर मल्टीप्लाई करते थे। a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू फिर से यहाँ पर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, और ये कंप्लीट मॉडुलस। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते थे। अब यहाँ पर देखो a1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, a2 की वैल्यू 5, और सॉरी a1 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू 4, फिर a2 b2 एंड c2 हमारे पास ये है, और यहाँ पर थीटा हमारा 90 डिग्री आया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1 a2, a1 a2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू वन दैट इज इक्वल्स टू 2, फिर 5 इंटू टू प्लस करेंगे 5 इंटू टू प्लस 4 इंटू माइनस थ्री, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 10 प्लस टू
12 और ये हो जाएगा माइनस का 12, ये आ जाएगा हमारे पास 0। अब देखो अगर हमारा न्यूमरेटर हमारे पास 0 आ रहा है, A1 A2 B1 B2 एंड 7 C2 ये 0 आ रहा है, तो आपका जो ये है हमारे पास मॉडुलस की जो वैल्यूज है ये आपके कुछ भी हो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कंप्लीट हमारा 0 होना है और 0 का मॉडुलस हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो cos थीटा अगर हमारा 0 है तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 0। और cos इनवर्स 0 किसके बराबर होता है भाई, पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये पाई बाई 2 क्या है, 90 डिग्री को शो करता है। अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। और यही हमें गिवन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। इट मीन्स कि जो ए है वो हमारा करेक्ट हमें गिवन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट हमें गिवन है, आर स्क्यू लाइन्स आर द लाइन्स इन डिफरेंट प्लेन्स विच आर पैरेलल एंड इंटरसेक्शन, जो कि बिल्कुल गलत है। वन शॉट के अंदर मैंने आपको करवाया था, लास्ट में मैंने ये कंसेप्ट बताया था, बिल्कुल एंड में बोला था मैंने वीडियो में। उसे मैंने बताया था कि स्क्यू लाइन्स आपकी वो लाइन्स होती हैं जो ना तो पैरेलल होती है, नो पैरेलल। कोई भी लाइन अगर स्क्यू लाइन्स है तो वो कभी भी पैरेलल नहीं होंगी और ना कभी इंटरसेक्ट करती हैं, नॉट इंटरसेक्टिंग। ऐसी लाइंस जो ना तो पैरेलल हो और ना कभी भी इंटरसेक्ट करे। इट मीन्स कि वो आपकी किस तरीके से, इस तरीके से चलती रहती है भाई, चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, मतलब उनके बीच में जो गैप है वो कभी फिल नहीं होता। उनका जो गैप थोड़ा 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 रहता ही है, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और ना कभी भी पैरेलल होंगी। तो इन लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। इन लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। इट मीन्स कि जो आर है वो हमारा इनकरेक्ट इन्होंने गिवन है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि वो पैरेलल होती है और इंटरसेक्टिंग होती है। बट स्क्यू लाइन की जो डेफिनेशन है वो प्रॉपरली डिफरेंट है, ना तो वो पैरेलल होती है और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। इट मीन्स कि ए हमारा करेक्ट है और आर हमारा इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 हमें गिवन है। यहाँ पर देखो, ए हमें गिवन है, ए रिलेशन आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन 2 डिफाइंड ऑन द सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर बोला गया है कि ये रिलेशन हमें गिवन है, ये रूल है हमारे रिलेशन का और इस सेट पर ये रिलेशन डिफाइन है और ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आप देखो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या है कि ए हमारा रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिलेशन, सॉरी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो भी हमारा सेट हमें गिवन है, ए हमारा सेट के अंदर बिलोंग करा, तो यहाँ पर ए हमारा सेट ए है। तो यहाँ पर देखो ए के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन हो टू, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं गिवन है, तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन वेरीफाई होती है किसी भी नंबर के लिए, अब यहाँ पर कोई भी ए की वैल्यू पुट करो, अगर ये कंडीशन वेरीफाइड है तो ये रिफ्लेक्सिव है। और यहाँ पर a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0। 0 हमेशा 2 से छोटा होता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी कंडीशन वेरीफाइड है। इट मीन्स कि जो ये रिलेशन है हमारा कैसा रिलेशन है भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इट मीन्स कि ए हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए इट्स सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, वी हैव ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन विच इज टोटली इनकरेक्ट। अभी इनकरेक्ट कैसे, जो हमें ये कंडीशन गिवन है कि ए बी हमारे रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है, तो ए सी भी हमारे पास रिलेशन में होना चाहिए। ये कंडीशन किसकी होती है, ट्रांजिटिव रिलेशन की होती है। किसकी होती है, ट्रांजिटिव रिलेशन की होती है। बट रिफ्लेक्सिव की तो कंडीशन हमारे पास सिर्फ ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट ए। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव की नहीं बल्कि ट्रांजिटिव की कंडीशन गिवन है और पूछा बोला हमें ये गया है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, विच इज टोटली इनकरेक्ट, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की रिलेशन की जो प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास इन तीनों से हमें कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ हमारे पास आइडेंटिटी पेयर अगर रिलेशन में है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, बट इन तीनों में से कोई भी आइडेंटिटी पेयर नहीं है। इट मीन्स की जो सेकेंड स्टेटमेंट है आर स्टेटमेंट वो हमारी रॉन्ग है। सो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड वन इज रॉन्ग। सो ऑप्शन सी यहाँ से भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो जितने भी क्वेश्चन है वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है या फिर जो सॉल्यूशन वाइज क्वेश्चन है
वो वाले। तो इनके सिर्फ मैं आपको मेथड्स बताऊंगी किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन मैं आपको कंप्लीट नहीं करवाऊंगी। सो यहाँ पर देखो, टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स, ये हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो, डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, सबसे पहले 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला यूज करो, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला यूज कर दो। उसके बाद ये जो हमारा स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा, उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट करो। स्क्वायर रूट भी हट जाएगा क्योंकि ये हमारा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों के स्क्वायर होंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये टेंजेंट की टर्म हो जाएगी, फिर ये एक्स में कन्वर्ट होगा, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, सिर्फ एक्स की टर्म बचेगी, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, देन इसका सॉल्यूशन इजिली निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमें गिवन है, वेरीफाई दैट द फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल्स टू दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, कोई भी अगर सॉल्यूशन है किसी भी इक्वेशन का, तो वो उसकी कंडीशंस को वेरीफाई करता है। जैसे हम कोई भी इक्वेशन मान ले, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका कोई रूट है हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू मान लिया सी, तो ये जो सी वैल्यू है ये इसके सभी कंडीशन को वेरीफाई करेगी। अगर आप एक्स की जगह पर सी पुट करोगे देन, तो ये हमारा वेरीफाई करेगा। तो सेम तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशंस को वेरीफाई करेगा। इट मीन्स कि अगर आप यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो यहाँ से हमारे पास सेम कंडीशन निकल जाएगी। दूसरा आपके पास तरीका क्या है कि आप यहाँ से y की वैल्यू निकालो और उस y की वैल्यू का आप यहाँ पर पुट करके सॉल्यूशन निकाल लो, देन भी ये हमारा, अगर आप dy बाई dx निकालोगे तो वो इसके इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पर आपकी ट्रिक, यहाँ पर मेथड क्या है, सॉल्व करो, सॉल्व एंड फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हेल्प से जो आपके पास इक्वेशन है उसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, और इसी तरीके से हम वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन है तो यहाँ पर हमें निकालना जनरल सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर क्या करो, एक्स के एक साइड कर लो और वाई के एक साइड कर लो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, separate variables and then integrate, ये आपका मेथड रहेगा इसका सॉल्यूशन का। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, dy डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। एक्स के टर्म एक साइड है, वाई के टर्म एक साइड है, डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 हमें गिवन है, फाइंड, इवेल्युएट करना हमें पी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो, पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, देन आपको यहाँ पर पुट करनी है। यहाँ पर देखो, पी ऑफ बी ऑलरेडी हमें गिवन है, पी ऑफ ए ऑलरेडी हमें गिवन है, ए बाई बी हमें गिवन है। यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज कर दो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। अब यहाँ पर पी ऑफ बी आपके पास है, ये वैल्यू आपके पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, देन आपको ये सभी वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है और ये आपका यहाँ पर निकल जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 हमें गिवन है, लेट f such that r2 r defined by f of x is equals to sin x, g of x is equals to r2 r be defined by g of x is equals to x square, find gof and fog। हमें यहाँ पर ये निकालना है। तो यहाँ पर देखो, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले f of g of x निकालना है और एक आपको निकालना है g of f of x, जो कि मैंने आपको सिखाया था किस तरीके से निकलता है। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो आप जो फंक्शंस के वन शॉट है वो आप देख सकते हो चैप्टर वाइज, उसमें आपको इजिली समझ आ जाएगा किस तरीके से एफ ऑफ जी निकालना है, किस तरीके से जी ऑफ एफ निकालना है। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आप क्लियरली देख पाओगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। डायरेक्टली भी आप यहाँ पर देख सकते हो, एक का आएगा आपके पास साइन एक्स स्क्वायर और दूसरा आपके पास यहाँ पर आएगा साइन एक्स का स्क्वायर, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना भी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है और दूसरा आपको निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए, यही हमें
प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 टू sin इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, sin इनवर्स 1/2 को y के इक्वल पुट करो, इसको सॉल्व करो। तो यहाँ से आपके पास इस y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना है, फिर उसकी 2 से मल्टीप्लीकेशन, देन यहाँ पर एडिशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर आप इसको भी सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो। cos इनवर्स 1/2 इसको z के इक्वल पुट कर लो और फिर इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है इफ a is equals to this then verify that। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सबसे पहले इस a की हेल्प से a का ट्रांसपोज निकालना है, जो कि आपके पास हो जाएगा भी cos थीटा sin थीटा। आपको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम को कन्वर्ट कर दो रो में, आपके पास यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ थीटा, जो कि a ट्रांसपोज है। अब आपको निकालना है a ट्रांसपोज और a की मल्टीप्लीकेशन करनी है और ये हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है इस मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, cos थीटा ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा, और इसकी प्रोडक्ट होगी cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos ऑफ थीटा। जहां तक मुझे मुझे याद है एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें आपकी आइडेंटिटी बनेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास 1 हो जाएगा। और जो हमारी इस साइड जो डायगोनल बनेगी उसमें हमारे 0 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा cos थीटा इस तरीके से टर्म बनेगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0, और आइडेंटिटी की हेल्प से ये दोनों 1 हो जाएंगे। Question number 26 है if A is equals to matrix this, I is equals to this, then find K matrix so that A square is equals to KA minus 2I। यहाँ पर हमें इस K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले A इंटू A निकालना है, जो भी आपके पास मैट्रिक्स आएगी। उसके बाद K इंटू A मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपको 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करनी है। और ये कैसे निकालते हैं, ये मैंने वन शॉट के अंदर करवाए हुए हैं, मैट्रिक्स के वन शॉट में आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा किस तरीके से इनको निकालना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, a इंटू ए को इक्वल पुट करना है k इंटू ए माइनस 2 इंटू आई। अब इन दोनों को आपको सॉल्व कर देना है। इन दोनों को जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक अनदर मैट्रिक्स की फॉर्मेट आएगी इस तरीके से, और फिर आपके पास ये दो मैट्रिक्स बनेंगे और यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। किस तरीके से, आपको यहाँ पर थ्योरम अप्लाई करनी है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ सॉरी यहाँ पर आपको अप्लाई करना है इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल then their corresponding elements also equal, corresponding elements are also equal। ये आपको अप्लाई कर देना है और कंपेयर कर देनी है, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल पुट कर देना, वहां से आपके पास इक्वेशन बनेगी जिससे आप k की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 27 हमें गिवन है find the value of k so that function f of x is equals to this is continuous at x is equals to pi by 2। यहाँ पर हमें ये फंक्शन जो है वो pi by 2 पर कॉन्टिन्यूस गिवन है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या अप्लाई कर देना है, अभी ट्रिक इसके लिए है, अप्लाई अप्लाई डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी की आप जैसे ही डेफिनेशन अप्लाई करोगे आप इजिली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एफ ऑफ पाई बाई 2 तो ऑलरेडी हमें 3 के इक्वल गिवन है। तो आपको यहाँ पर क्या निकाल देना है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो या फिर आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो, ठीक है, या फिर आप क्या निकाल दो, राइट हैंड लिमिट, और फिर आपको यहाँ पर पुट कर देना है। आपको क्या करना है, या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट को पुट कर दो, किसके इक्वल पुट करोगे, आप लेफ्ट हैंड लिमिट को, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड, या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट को 3 के इक्वल पुट कर दो या फिर आप राइट हैंड लिमिट को 3 के इक्वल पुट कर दो। दोनों ही सिचुएशन में आपके पास k की वैल्यू निकल जाएगी। और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलती है, राइट हैंड लिमिट कैसे निकलती है, वो मैंने कंटिन्यूटी के वन शॉट में करवा रखा, बिल्कुल डीपली करवा रखा, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है
इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x। आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करने पड़ेगा, सबसे पहले आप cos स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, डिवीजन कर लो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ 10x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, सिमिलर नीचे sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू dx। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से फंक्शन बन जाएगा कि या तो ऊपर या फिर नीचे क्या हो जाएगा, एक जगह पर एफ ऑफ एक्स होगा और उसके साथ साथ आपको एफ डैश एक्स भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स है, इस कोस से एक्स कोस कैंसिल हो जाएगा, ये कोस आपका ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पर देखो रूट टेंजेंट है, इसको खोल लोगे आप, साइन एक्स बाई कोस एक्स करोगे तो सिर्फ आपके पास साइन और कोस के टर्म्स बचेंगे। फिर उसके साथ साथ आपके पास सेकेंट बचेगा और टेंजेंट बचेगा। पहले आपके पास सिर्फ साइन और कोस के टर्म बनेगी, उसके बाद आपको सॉल्व करोगे तो आपके पास टेन और सेकेंड के टर्म बचेंगी, जिसमें आप एफ एफ डैश अप्लाई करके इसको इजिली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको गिवन है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 1। अब यहाँ पर आपके पास देखो, अगर आप इसको टी के इक्वल पुट करते हो तो यहाँ पर आपके पास एक्स क्यूब नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स क्यूब लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर एक्स ऑलरेडी है और एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स रेज टू द पावर 4, एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू dx। अब आपको क्या करना है, x रेज टू द पावर 4 माइनस 1 को t के इक्वल पुट कर देना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन इसको सॉल्व आपको करना है। उसके बाद ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 बाय ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय 4 टी टी, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 4t माइनस 1, इस तरीके से आपको ये बनाना। सॉरी, यहाँ पर माइनस 1 को आप हटा दो, ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, किसकी हेल्प से, इंटीग्रेशन आपको करना है यहाँ पर पार्टीशन की हेल्प से। पार्टीशन की हेल्प से सभी को पता होगा आई थिंक कैसे करना होता है, a बाई टी प्लस बी बाई टी माइनस 1, इस तरीके से हम जो इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्टीशन, उस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर गिवन है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है, इंक्रीज कर रहा है, वो किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में, दैट इज सेकेंड हमें गिवन है। इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या गिवन है, रेडियस का डेरिवेटिव गिवन है हमें टाइम की रिस्पेक्ट में, डी आर बाई डी टी हमें गिवन है 1/2। सेकेंड हमें यहाँ पर बोला गया है, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग। हमें निकालना है कि जो वॉल्यूम है बबल का वो इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम का डेरिवेटिव निकालना है टाइम की रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर डेरिवेटिव के लिए हम यहाँ पर रेडियस ऑलरेडी गिवन है कि रेडियस की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप देखो वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, क्योंकि एयर बबल है, एयर बबल आपका कुछ इस शेप का होगा, तो इसको हम क्या मान सकते हैं कि ये क्या है, एक स्फीयर है। क्या मानेंगे इसको, एक स्फीयर है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब, शायद ये हमारे पास वॉल्यूम का सॉरी वॉल्यूम होता है स्फीयर का। तो इसका हमें डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, आर टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी सॉल्व करेंगे, 4/3 पाई हमारा क्या है, ये कॉन्स्टेंट, इसको एज इट इज रखेंगे। आर क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3r², आर का करेंगे डी आर बाई डी टी। अब इनकी वैल्यूज आपको पुट कर देनी है और आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें गिवन है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस वेक्टर इनटू दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है, इसकी और इस वेक्टर की, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, हमें गिवन है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के इक्वल गिवन है। अब देखो जब भी हम किसी भी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालते तो कैसे निकालते हैं, आई जे के कंपोनेंट को ऊपर लेते हैं, फिर इसके कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 6, इसका कोफिशिएंट 27। यहाँ पर फिर सेकंड का आई का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट लैम्डा, इसका कोफिशिएंट म्यू। और ये हमारे पास क्या गिवन है भाई, 0 वेक्टर का मीनिंग होता है 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और फिर क्या करना है, कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को। कंपेयर कोफिशिएंट, जैसे आप कंपेयर करोगे कोफिशिएंट को तो आपके पास लैम्डा और म्यू की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि आपको निकालनी थी। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31 गिवन है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड in the set A of all triangles R is equals to T1 T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation। हमें यहाँ पर बोला गया है कोई T1 ट्रायंगल है और वो T2 के क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें प्रूव करना है। तो मान लो एक, मैं आपको थ्योरेटिकल नहीं बेसिकली बताती हूँ, एक ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगी या नहीं। कोई भी दो चीजें जो दिखने में बिल्कुल समान है, उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे तो दोनों समान है वो, ठीक है। तो इसको इसके समान मान लो या फिर इसको इसके समान, किसी को किसी के समान मान लो, दोनों हमारी क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ पर देखो, अगर ये इसके समान है तो ये भी हमारी इसके समान होगी। कोई भी चीज अगर दूसरी चीज के समान है, वो खुद के समान तो होगी ही। ये चीज तो बिल्कुल प्रूफ लिए। तो यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, ये कैसा रिलेशन बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अगर हमारे पास ये T1 है, ये मान लो ये T1 है, ये मान लिया हमने T2 है। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T1 क्या सिमिलर नहीं होगी T1 के। कोई चीज खुद के सिमिलर नहीं हो सकती, कोई चीज खुद के समान नहीं हो सकती भी, बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ से अगर ये हमारे पास कंडीशन निकल रही है, इट मीन्स कि T1 और T1 हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास कैसी पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि ये रिलेशन जो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर है। सेकंड, आप देखो, अगर T1 हमारी T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर होगी या नहीं होगी, होगी भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे तो सिमिलर ही आएंगी। T1 को T2 के साथ सिमिलर कर दो या फिर T2 को T1 के साथ, दोनों में पॉसिबिलिटी एक ही है। तो T1 T2 हमारे पास सिमिलर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, T2 T1 सिमिलर टू T2 एंड T2 सिमिलर टू T2, सॉरी T1। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, T1 T2 बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो T1 सॉरी T2 T1 भी रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। अब ये दोनों बिलोंग करे तो सिमेट्रिक है। सिमिलर देखो, अगर कोई भी दो ट्रायंगल है, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, ये T1 है, ये T2 है, और मान लिया ये हमारे पास T3 ट्रायंगल है, ये T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर। अब देखो, ये इसके सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो ये दोनों भी सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर है तभी तो ये इसके समान हुई। अगर ये छोटी बड़ी होती, दिखने में थोड़ी उल्टी सीधी होती, तो हम उसको सिमिलर नहीं मान सकते भाई। तीनों एक दूसरे के समान हो जाएंगे। अगर ये इसके समान है, ये इसके समान है, तो T1 भी T3 के समान होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, T1 T2 अगर रिलेशन में है तो T2 T3 भी रिलेशन में है, देन हम सिमिलर बोल सकते हैं कि जो T1 और T3 है वो भी रिलेशन में होंगे। तो यहाँ से हमारा ट्रांसिटिव हो जाएगा। अब तीनों रिलेशन की कंडीशन वेरीफाई होगी तो ये इक्विवेलेंस भी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कभी भी अगर सिमिलैरिटी का कंसेप्ट है तो वहां पर हमेशा लगभग हो ही जाता है रिलेशन इक्विवेलेंस। तो अगर आपको यहाँ पर देखो, पैरेलल की कंडीशन भी सेम ही रहती है। अगर टेबल यहाँ पर T2 के पैरेलल होता तो भी ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा। तो जब भी आपको ये सिमिलैरिटी जैसी कुछ चीज दिखे तो वहां पर लगभग इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो जाता। उसको आप थ्योरेटिकली छोड़ के आप रियल लाइफ में कन्वर्ट करके देख लो, बिल्कुल इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें बोला गया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टेंजेंट इनवर्स 3a² x माइनस x³ डिवाइडेड बाई a³ माइनस 3ax²। अब यहाँ पर देखो, ये कुछ कुछ आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला है। अब इसको टेंजेंट थ्री थीटा बनाएंगे कैसे, ये चीज आप समझो, ताकि टेन से टेन इनवर्स कन्वर्ट हो जाए। अगर आपने ये चीज सीख ली तो आप इसको इजिली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको x को क्या मानना पड़ेगा, ए टेंजेंट थीटा आपको मानना पड़ेगा। ए क्यों मानना पड़ेगा आपको साथ में, ताकि जो ये ए है ये सभी हट जाए। क्योंकि भाई टेंजेंट थ्री थीटा का अगर आप फॉर्मूला खोलते हो तो वहां पर कोई भी ए नहीं होता उस चीज को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ए लेंगे। अब एक्स की जगह पर जब भी आप ए टेंजेंट थीटा पुट करोगे तो A³ ऊपर बनेगा, A³ नीचे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहाँ पर बनेगा आपका 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 3 टेंजेंट² थीटा, और ये हमारे पास टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स। फिर इसको कैंसिल आउट कर दो, थ्री थीटा बनेगा, थ्री थीटा में थीटा की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपका इजिली निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 32, इवेल्युएट द फॉलोइंग डिफाइनाइट इंटीग्रल। हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको देखो दो टाइप के आपको फंक्शन गिवन है, और दो टाइप के फंक्शन को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो आइलेट की हेल्प से। बट यहाँ पर क्या गिवन है, अभी दोनों का कॉम्पोजिशन हमें गिवन है, कुछ इस तरीके से हमें गिवन है। तो आप इनको सेपरेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें एफ और जी को सेपरेट नहीं करना है, डायरेक्ट हमें डिफाइनाइट इंटीग्रल निकालना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है,
एक कंडीशन आती है 0 to a f(x). इसको आप इस तरीके से राइट कर सकते हो, अगर किसी को याद है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to a f(a-x) इंटू dx, और यहाँ पर भी dx होता साथ में। तो आपको सबसे पहले इस टेंजेंट की जगह पर ये वाली कंडीशन पुट करनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 to π/4 log एज इट इज 1 प्लस टेंजेंट π/4 माइनस 0। ये हो जाएगा π/4 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 0, बट यहाँ पर हमारे पास x है तो हम इसको x ही रखेंगे। ये b माइनस ए नहीं करना होता, साइड a माइनस एक्स ही हमें रखना होता है। यहाँ पर फिर आपको खोलना है टेंजेंट x माइनस वाई को खोल देना है, और फिर इसको सॉल्व कर देना है। आप इजिली इसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। यहाँ पर हमें इलिप्स गिवन है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे कुछ सर्कल के टाइप से हमें इक्वेशन गिवन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इसको हम 36 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 36 से हम डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 9 हमें गिवन है, यहाँ पर हमें 4 गिवन, हमें इन दोनों को रिमूव करना होता है, क्योंकि इसकी इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से होती है, +y² / b² = 1। इलिप्स की हमारे पास ये वाली इक्वेशन होती है, एक यहाँ पर नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव भी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इसी इक्वेशन को हम अप्लाई करके चलते हैं। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, x² का y² का भी कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 36 की जगह पर भी 1 होना चाहिए, इसलिए हम इसको 36 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा x² / 4, ये हो जाएगा हमारे पास y² / 9 = 1। अब इसको आपको क्या कर देना है, सबसे पहले इनके जो इंटरसेप्ट है उनको निकाल दो, इसके कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालेंगे और फिर हम क्या कर देंगे इसको, देखो इस तरीके से हमारा ये बनता है, कुछ अंडाकार की शेप का बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा, x की वैल्यू हम सॉरी a की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, और b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 3। तो ये हो जाएगा +-2 +-3। अब यहाँ पर एक का आपको निकालना है, किसी भी एक का आपको निकाल देना है क्वाड्रेंट का, और फिर आपको 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट क्वाड्रेंट निकाल देना है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है, y इंटू डी एक्स यूज कर लो, या फिर x इंटू डी वाई, दोनों के आपके पास वैल्यूज है, x की भी आपके पास वैल्यूज है और y की भी आपके पास वैल्यूज है। जो भी आप पुट करना चाहो आप उसको पुट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप एरिया निकाल सकते हो, दोनों के अकॉर्डिंग आपका एरिया है जो सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस वेक्टर्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, ये हमारे यहाँ पर बेसिकली मेथड रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आर वेक्टर को आप कंपेयर करोगे a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर के साथ। इस आर वेक्टर को हम कंपेयर करेंगे a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर के साथ, और इन दोनों को कंपेयर करके ये हमारे पास बन जाएगा a1 वेक्टर, ये बन जाएगा हमारे पास b1 वेक्टर, ये बनेगा हमारे पास a2 वेक्टर, और ये बन जाएगा हमारे पास b2 वेक्टर। सभी के वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के जो जो वैल्यूज निकालनी है वो आपको मैं बता देती हूँ। a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2, उसके बाद डिवीजन में हमारे पास आएगा b1 क्रॉस b2 मॉडुलस और कंप्लीट का मॉडुलस। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, उसके बाद b1 क्रॉस b2 आपको फाइंड आउट करना है, फिर इन दोनों का आपको निकालना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं वो मैंने वन शॉट के अंदर करवाया हुआ है, वो आप वन शॉट की जो प्लेलिस्ट है वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर निकालना है इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मॉडुलस, और फिर कंप्लीट का मॉडुलस आपको फाइंड आउट करना है। सो इस तरीके से आपको निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है इन्हीं वेक्टर्स की। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, देखो उसमें हमें क्या गिवन था, a1 प्लस लेमडा b1, इस तरीके से हमें गिवन थे। यहाँ पर देखो
ये जो क्वेश्चन है यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ऑलरेडी हमें लैम्डा अलग से गिवन था, इन सभी की यहाँ पर क्या थी, प्रोडक्ट थी लैम्डा के साथ। बट यहाँ पर हमें क्या दे दिया गया है कि जो टी वेक्टर है, यहाँ पर लैम्डा की जगह पर हमें क्या गिवन है, इस लैम्डा की जगह पर हमें टी गिवन है। और टी की यहाँ पर क्या क्या इन्होंने इसके साथ प्रोडक्ट कर दी, ये जो वेक्टर था इस वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर दी, फिर आई जे और के को कॉमन ले दिया, इस तरीके से हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ से देखो एक मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, दूसरा वेक्टर आप अपने आप से सॉल्व कीजिएगा। देखो आई की हम अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई माइनस टी आई, ठीक है, आई माइनस टी आई, फिर प्लस जे की प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टी जे माइनस टू जे, टी जे माइनस टू जे, फिर के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस थ्री के और माइनस टू टी के, ये हमारे पास हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, टी के जितने भी यहाँ पर टर्म है उनको एक साइड कर देना, बाकी को एक साइड करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास आई माइनस टू जे प्लस थ्री के। अब प्लस करके आपको टी कॉमन निकालना है, इसमें से टी कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट में से आई में से हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का आई हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर जे कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस जे हो जाएगा। और लास्ट में के लिए देखो यहाँ पर माइनस का टू है तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस का टू के। तो ये आ जाएगा हमारे पास A1 प्लस लेमडा की जगह पर हो जाएगा TB1 वेक्टर, जिसको हम R वेक्टर मानते थे। सिमिलर इन दोनों को आपको क्या कर देना, कंपेयर, फिर यहाँ से A1 और B1 की वैल्यूज निकालनी। फिर इसके लिए हम क्या बनाएंगे, R वेक्टर इज इक्वल्स टू A2 प्लस SB2। अब यहाँ पर मैंने S को अप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर S हमें गिवन था म्यू की जगह पर, इसलिए हमने यहाँ पर S अप्लाई किया। अब इन दोनों को कंपेयर करके आपको A2 B2 निकालना है। फिर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है उसमें सभी वैल्यूज निकाल के आपको पुट करनी है और सॉल्व कर देना है, आपका यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 34, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। हमें मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व कर रहे थे इसको, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी की हेल्प से, और यहाँ पर एक्स हमारी क्या थी, वेरिएबल मैट्रिक्स थे। तो इसके लिए अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं, ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से 2 1 1, सेकंड की हेल्प से 1 माइनस टू एंड माइनस वन, थर्ड की हेल्प से देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, जीरो एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव जेड, इस तरीके से गिवन है। तो ये हो जाएगा जीरो थ्री, ये हो जाएगा माइनस का फाइव। अब एक्स मैट्रिक्स मेरे पास बनेगी एक्स वाई जेड। बी मैट्रिक्स देखो क्या आ जाएगी, वन थ्री बाई टू एंड नाइन, ये आ जाएगा हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है ए इनवर्स बी की हेल्प से। आपको पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स, और बी के साथ उसकी प्रोडक्ट करनी है, फिर इन दोनों को आपको कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, आपको गिवन है, कंस्टेंट हमें गिवन है x plus 2y less than equal to 120, x plus y greater than equal to 60, x minus 2y greater than equal to 0, x greater than 0, y greater than 0। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है जो कि आई थिंक आपने किया होगा। सेम क्वेश्चन है, आपको सिर्फ आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों निकालना है कि z की जो हमारी वैल्यूज होगी मैक्सिमम भी निकालनी है, मिनिमम भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इनकी टेबल्स निकालेंगे एक्स वाई की वैल्यूज के लिए। एक्स वाई, अगर एक्स हमारे पास जीरो है तो यहाँ से देखो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 60 हो जाएगी। अगर वाई हमारे पास जीरो है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 120। अब सिमिलर यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन के लिए देखो एक्स वाई, अगर एक्स हमारे पास जीरो है तो यहाँ पर वाई हमारे पास 60 हो जाएगा, वाई जीरो है तो एक्स 60 हो जाएगा। सिमिलर थर्ड इक्वेशन के लिए देखो एक्स की वैल्यू अगर जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी भाई, जीरो हो जाएगी। अगर वाई की वैल्यू जीरो है तो एक्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी ये क्या होगी, बिल्कुल ओरिजिन से पास होगी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पर रीजन होगा। तो उसके लिए देखो कैसे बनाना आपको ग्राफ, एक तो आपकी ये हो जाएगी ओरिजिन से पास होती हूँ, एक यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू मान लिया 120 है, और सॉरी एक्स की वैल्यू हमारे पास 120 है, और मान लिया वाई की वैल्यू 60 है। तो एक मान लिया हमारे इस तरीके से, और एक हमारी 60/60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो एक हमारी इस तरीके से जाएगी। अब इसमें रीजन कौन सा है, ये हमारे पास देखो एक्स प्लस वाई
ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये हमारे पास है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, और ये हमारे पास है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन, आप इसको चेंज कर लो किस तरीके से, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, इस तरीके से आप चेंज कर लो ताकि हम इसका फिजिबल रीजन फाइंड आउट कर सकें। अब यहाँ पर मान लो आपके पास फर्स्ट है 0 20 या फिर 20 का हमने गैप ले लिया, ठीक है, 20 40 60 इस तरीके से हमने गैप फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप 20 अप्लाई करोगे तो 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इसका जो रीजन है वो आपका इस साइड होगा। अब इसके लिए देख लो, यहाँ पर हमारे पास मान लिया ये जो है वो हमारे पास 60 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 120, तो इसका रीजन आपका इस साइड हो जाएगा। अब इसके लिए देख लो 0 0 अप्लाई करके देख लो, 0 0 इज लेस देन 160, तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से। इसमें हमने क्या अप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें हमने अप्लाई किया कौन सा चेक किया हमने, 60 पॉइंट पुट करके, इसमें हमने पुट किया 0 0 पॉइंट, यहाँ पर देखो 0 0 इस, यहाँ पर ग्रेटर देन था, यहाँ पर मैंने लेस देन ले लिया, तो यहाँ पर ये हमारा रॉन्ग ना हो जाए, यहाँ पर ये 0 0 हमारा छोटा नहीं है, तो इसका रीजन आपका इस साइड आएगा, ठीक है। अब इन तीनों का अगर आप मिक्स करोगे तो आपका फिजिबल रीजन कौन सा होगा, ये वाला रीजन होगा, ठीक है, ये वाला आपका रीजन होगा। तो आपको 4 पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ये वाले पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और उन पे आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालोगे। उन सभी पॉइंट को आप जेड में पुट करोगे, फिर जेड से आप चेक करोगे कि कौन सी मिनिमम वैल्यू है और कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें ये केस स्टडी का क्वेश्चन गिवन है, और देखो यहाँ पर पोलियो ड्रॉप्स आर डिलीवर्ड टू 50K चिल्ड्रंस इन ए डिस्ट्रिक्ट, द रेट एट विच पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु हैव नॉट येट बीन एडमिनिस्ट्रेटेड द ड्रॉप। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के लिए, रेट और एट विच पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन, जो रेट है जिस पर पोलियो ड्रॉप दी गई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ चिल्ड्रन के हु हैव नॉट बीन एडमिनिस्ट्रेटेड द ड्रॉप। वो किसके प्रोपोर्शनल है, जिन बच्चों को पोलियो की ड्रॉप नहीं गिवन है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें गिवन है। By the end of the second week, half of the children have been given the polio drops. सेकेंड वीक में के एंड में जो आधे बच्चे थे उनको पोलियो ड्रॉप दे दी गई है। हाउ मेनी विल हैव बीन given the polio drop by the end of the third week can be administered using the solution of differential equation this where x denote the number of week, y denote the number of children। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि देखो 50,000 बच्चे हैं एक डिस्ट्रिक्ट में जिनका जो रेट है, पोलियो का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन बच्चों के जिनको जो पोलियो की ड्रॉप है वो नहीं दी गई है, और सेकेंड वीक के एंड तक आधे बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी गई है, और थर्ड वीक में कितने बच्चों को दी जा सकती है उसका हम आइडिया लगा सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के साथ, जहां पर x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ वीक को और y डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनको ड्रॉप दी गई है। ये चीजें हमें यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर देखो इनका इतना सब फंडे से हमें कुछ भी लेना देना नहीं होता, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसके हेल्प से हम ये आइडिया निकाल सकते हैं कि थर्ड वीक में कितने बच्चों को वो ड्रॉप देने वाले हैं, ये चीज हम इसके सॉल्यूशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ वीक को और y डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन को जिनको उन्होंने ड्रॉप दी है। ये चीजें हमें यहाँ पर गिवन है। अब देखो हमें निकालना क्या क्या बेस्ड ऑन द दिस इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हमें निकालना ऑर्डर ऑफ द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स, यहाँ पर हमें गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा 50 माइनस वाई, और यहाँ पर लैम्डा क्या है, एज ए कांस्टेंट नंबर यहाँ पर ये काम करे क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसलिए यहाँ पर लैम्डा क्या है, एक स्केलर है, लैम्डा इज ए स्केलर, ठीक है। लैम्डा को हम क्या मानेंगे, स्केलर, बिकॉज ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर है, और अगर इसकी डिग्री भी डिफाइन करें तो डिग्री भी 1 है, तो यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री दोनों ही हमारे पास क्या है, 1 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। विच मेथड ऑफ द सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी यूज टू सॉल्व, यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं हम, सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम यूज करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल।
अब वेरिएबल सेपरेबल हम यहाँ पर क्यों यूज करें? फर्स्ट यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और दूसरा हम इसके वेरिएबल्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। सिंगल हमें y गिवन है, सिंगल हमें x गिवन है, तो यहाँ पर देखो dy बाई 50 - y हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx हो जाएगा। सिंपली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन का तरीका बिल्कुल सिंपल है, वेरिएबल्स को सेपरेट करके। नेक्स्ट यहाँ पर हमें गिवन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें इसको सॉल्व करना है, या फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है, और एक हमें यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसकी हेल्प से आपको पी आई निकालना है। अगर आप पी आई भी निकाल रहे हो, पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल रहे हो, सॉरी पी आई नहीं, पी एस अगर आप निकाल रहे हो, तो भी आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन के बाद ही आप इन वैल्यूज को पुट कर सकते हो। बिना सॉल्यूशन हम इन वैल्यूज को पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यूज हम तब पुट करते हैं जब हमें सी की वैल्यू निकालनी हो, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कब निकलेगी, जब हमारे पास सॉल्यूशन होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका कि आप ऊपर वाला सॉल्व कर दो, यहाँ से आपको क्या निकाल देना है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन निकलेगा कैसे वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, सिर्फ आपको यहाँ पर इंटीग्रेट कर देना है। ये यहाँ पर हो जाएगा -log 50 - y, और ये हो जाएगा लैम्डा एक्स प्लस सी। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर ये वैल्यूज आपको पुट करनी है तो आपकी वैल्यूज पुट कर दो, अगर नहीं करनी है तो इन दोनों और में गिवन कर रखा है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है, इन स्कूल टीचर आस्क ए क्वेश्चन टू थ्री स्टूडेंट रवि, मोहित एंड सोनिया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए क्वेश्चन बाय रवि, मोहित एंड सोनिया आर 30, 25 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एरर बाय रवि, मोहित एंड सोनिया इज 1%, 1.2 एंड 2% रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर बोला गया है कि एक टीचर है जो तीन बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही है, रवि, मोहित एंड सोनिया, तीनों करेक्ट आंसर देते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी है 30, 25% एंड 45%। अगर वो कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1%, 1.2 एंड 2%। अब देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर इसको हम मान लेंगे आर, इसको मान लेंगे एम, और इसको मान लेते हैं एस इवेंट। अगर ये सही कर रहे हैं क्वेश्चन को, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हमारे पास क्या है, 30%, इट मीन्स 30/100। ये हो जाएगा हमारे पास 0.3। अब अगर हमारे पास मोहित सही कर रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 25/100, इसको हम मान सकते हैं 0.25 आप मान सकते हो। पी ऑफ एस हमें गिवन है, इट मीन्स कि सोनिया ने अगर सही किया है तो ये हमें गिवन है 45/100, जिसको हम लेंगे यहाँ पर 0.45। अब ये अगर एरर कर रहे हैं, कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसको मान लेते हैं हम, किस तरीके से हम मानेंगे, पी ऑफ ई बाय आर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जब ये एरर कर रहे हैं, ई बाय आर। जब रवि ने एरर किया तो प्रोबेबिलिटी है 1/100, जिसको हम लेंगे 0.01 हम लेंगे, 0.01। अब अगर ये मिस्टेक इसने की है, मोहित ने की है, देन पी ऑफ ई बाय एम हमारे पास हो जाएगी 1.2/100, जो कि हमारे पास हो जाएगा 0.012। नेक्स्ट अगर सोनिया ने की है, पी ऑफ ई बाय एस दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास है 2/100, इसको हम लेंगे 0.02। अब यहाँ पर हमारे पास सभी प्रोबेबिलिटी हमने राइट कर ली। अब देखेंगे अब निकालना है क्या क्या। फर्स्ट हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में ही एरर है, ये हमें बोला गया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे कि जो भी मिस्टेक्स हो रही है उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इट मीन्स हमें निकालना होगा यहाँ पर पी ऑफ ए, टोटल प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरम हमने की थी वन शॉट के अंदर, वो आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है, जो कि आपके पास क्या हो जाएगी, पी ऑफ आर, ये हो जाएगा पी ऑफ ई बाय आर प्लस पी ऑफ एम, पी ऑफ ई बाय एम प्लस पी ऑफ एस, पी ऑफ सॉरी ई बाय एस। ये आपको ऐड कर देना, आपका फर्स्ट आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इज चेक्ड बाय द टीचर एंड हैज सम एरर, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व्ड बाय रवि। यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन जो है वो टीचर चेक करी है और उसमें ही कुछ एरर है, देन हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो क्वेश्चन है वो रवि ने सोल्व नहीं किया। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ रहा है, अभी एक स्पेसिफिक हमें निकालना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, बायस थ्योरम का हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और हम क्या निकालेंगे,
पहले हम निकालेंगे R बाई E कि वो क्वेश्चन रवि ने सॉल्व किया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P ऑफ E बाई R डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हमें ये निकालना है कि इसने ये सॉल्व नहीं किया है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, P ऑफ R बाई E का बार निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे इसको हम, 1 माइनस P ऑफ R बाई E। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको यूज करनी है, देन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 हमें गिवन है। यहाँ पर देखो हमें एक सर्कल गिवन है और उसके अंदर एक हमें कॉन गिवन है, और यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि ये हमारे पास सी पॉइंट है और ये हमारे पास इस जो नीचे सर्कल है इसकी रेडियस है, जो कि कौन का सर्कल है। और यहाँ पर अब देखो कुछ क्वेश्चन हमें बोले गए, और यहाँ पर हाइट इन्होंने मेंशन करी कि एच इसकी हाइट है और आर इसकी रिस्पेक्टिवली जो रेडियस है कौन की। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, राइट द रिलेशन बिटवीन आर एंड आर इन टर्म ऑफ एक्स। हमें स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं मेथड बताऊंगी क्योंकि कैलकुलेटिव है, तो आपको खुद को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो फर्स्ट में हम लेंगे इस ट्राइंगल को, जो हमारे पास क्या बनेगी, इन ट्राइंगल ए आर सी। ए आर सी ट्राइंगल में आपको क्या करना है, अप्लाई कर देनी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेनी है। तो स्मॉल आर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इसको इस साइड ले आएंगे, इस एक्स स्क्वायर को, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यही फर्स्ट पार्ट के अंदर निकालना था। अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में बोला गया राइट द वॉल्यूम वी ऑफ द कॉन इन टर्म ऑफ आर एंड एक्स। यहाँ पर आपको वॉल्यूम निकाल देना है, कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है सेकंड पार्ट में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर स्मॉल आर की जगह पर आपको क्या पुट कर देना है, अभी स्मॉल आर की जगह पर आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है, और एच की जगह पर आपको यहाँ पर देखो क्या पुट करना है। एच की जगह पर मैं आपको बताती हूँ क्या पुट करना है। सो यहाँ पर देखो एच हमारे पास क्या है, h is equals to हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन। अब यहाँ पर देखो हाइट क्या बन रही है, OC प्लस OD। h is equals to OC प्लस OD, इट मीन्स h हमारे पास क्या हो जाएगी, कैपिटल R प्लस x। तो ये दोनों आपको अप्लाई करने हैं, किसके अंदर अप्लाई करोगे, h और R, ये हमें अप्लाई करना है सेकेंड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट में देखो हमें क्या गिवन है, शो दैट वॉल्यूम वे ऑफ द कॉन इज मैक्सिमम। जो वॉल्यूम है कौन का वो मैक्सिमम है इस पॉइंट पर x इज इक्वल्स टू r/3। अब मैक्सिमम कैसे चेक करते हैं, सभी को पता होगा, डेरिवेटिव टेस्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। डेरिवेटिव टेस्ट जो कि हम मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए करते थे, वो आपको यहाँ पर निकालना है। सबसे पहले आपको निकालना है एफ डैश एक्स, जो कि हमारे क्या फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, देखो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, डीवी बाई किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम डेरिवेटिव, देखो किसके रिस्पेक्ट में हो सकता है, हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आर है वो किसके टर्म में चेंज हो रहा है, अभी एक्स के टर्म में चेंज हो रहा है, और जो एच हमने निकाला वो भी किसके टर्म में चेंज हो रहा है, अभी एच जो हमारे पास है वो भी एक्स की टर्म के अंदर है। तो दोनों ही केस में हम डीवी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। अब डीवी बाई डी एक्स को हम क्या पुट करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे, और यहाँ से एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। फिर एक्स की वैल्यूज हमारे पास अगर आ गई, फिर हम निकालेंगे यहाँ पर डी स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर उसको हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करके देखेंगे कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि हमारा मैक्सिमम है या फिर
मिनिमम है। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अगर जाता है तो ये हमें क्या देगा भाई, मैक्सिमम वैल्यू देगा, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है x इज इक्वल्स टू r बाई 3 पर। ये चीजें आपको थर्ड पार्ट में चेक करनी है। लास्ट में यहाँ पर बोला गया और में डिफाइन किया गया, इफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज मैक्सिमम एट r बाई 3, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v एंड फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हेन वॉल्यूम कॉन इज मैक्सिमम। अगर ये इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं तो उसकी हमें v की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम ऑफ कौन सभी को पता होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसी की वैल्यू निकालनी है। 1/3 पाई आर की जगह पर हम क्या यूज करेंगे भी, आर का स्क्वायर हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा आर की वैल्यू। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एच हमारे पास क्या था, आर प्लस एक्स हमारे पास। तो अब यहाँ पर एक्स की जगह पर हमें क्या पुट कर देना है अभी, r/3 हमें पुट कर देना है, और यहाँ से इस v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, v एट r/3, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम। ठीक है, ये निकालने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको निकालना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद आपको यहाँ पर निकालना है रेशो। रेशो कैसे निकलेगा, v मैक्सिमम जो कि हमने निकाला है, और नीचे यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और आपको सॉल्व कर देना है, आपके पास इन दोनों का रेशियो निकल जाएगा। सो इस तरीके से आपको सेट बी को सॉल्व करना है। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।